बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। So glycolysis is basically the first step of cellular respiration that is quite similar in both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis जैसा कि आप वर्ड्स की तरफ गौर करें, so glyco means glucose and lysis means to break down. इसका मतलब है कि हम इस प्रोसेस में जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेंगे और इसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा वो दो मोलिक्यूल्स पायरोवेट के रिलीज होंगे और साथ में हमारे पास कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और साथ में हमारे पास NADH के कुछ मोलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना कि नजर आ रहा है, बल्कि इसमें आपके पास ये जो है ना ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरोवेट के अंदर, लेकिन ये थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो ये प्रोसेस चलता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो बेसिकली ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। अगर हम फेसेस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। एक फेज है प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा, दोनों को वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो प्रिपरेटरी फेज को इन्वेस्टमेंट फेज का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट फेज का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, उसमें ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन को हमें स्टार्ट करवाने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो और फिर नेक्स्ट हमारी जो ऑक्सीडेटिव फेज होगी उसमें ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ये हमें वापस मिल जाती है। सो प्रिपरेटरी फेज को इन्वेस्टमेंट फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास इसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें हमारे कंज्यूम होते हैं, यानी कि हमारे अपने खर्च होते हैं। यहाँ पे इसका जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अच्छा, अब ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी से कहा जाता है और PGAL का नाम भी दिया जाता है। PGAL का मतलब है कि फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। सो ये दोनों जो है ना वो एक ही मॉलिक्यूल के नाम है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पे 3 किस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसके अलावा अगर हम प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो ये कंप्लीट होती है 5 स्टेप्स के अंदर। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में जो है वो आपकी प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट होती है एंड लास्ट 5 स्टेप्स जो होते हैं उसमें आपकी ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट होती है। सो फर्स्ट जो 5 स्टेप्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्रिपरेटरी फेज के होते हैं। इसमें आपके पास फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगी, उसके बाद आइसोमराइजेशन होगी, ठीक है, उसके बाद अगेन फॉस्फोराइलेशन होती है, फिर स्प्लिटिंग होती है एंड देन आइसोमराइजेशन होती है और यहाँ पे आपकी प्रिपरेटरी फेज जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये स्टेप्स हम वन बाय वन आगे देखेंगे, जस्ट थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज क्या है। सो ऑक्सीडेटिव फेज को हम पे ऑफ फेज का नाम देते हैं। पे ऑफ फेज क्यों? क्योंकि ये हमें ATP जो है वो रिलीज करके देगा। जो हमने पहले इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पे हमें वापस मिल जाता है। सिर्फ हमें वो ATP वापस नहीं मिलते जो हमने खर्च किए थे, बल्कि साथ में कुछ हमें एक्स्ट्रा ATP भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ऑक्सीडेटिव फेज इज अ पे ऑफ फेज जहां पे हमें क्या मिलते हैं कि नॉट ओनली ATP सिर्फ हमारे प्रोड्यूस नहीं होते थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी फॉर्मेशन ऑफ ATP को ही बोलते हैं, बट इट आल्सो प्रोड्यूसेस द NADH। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फेज वो फेज है जिसमें हमारे ATP तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स NADH के भी प्रोड्यूस होंगे, विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यील्ड्स मोर ATP। अब ये NADH का क्या पर्पज है? ये आगे जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्रब साइकिल होगी, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास इन्हीं NADH को मॉलिक्यूल्स को यूज करके मजीद ATP की फॉर्मेशन की जाएगी। याद रखें कि सबसे ज्यादा ATP की प्रोडक्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही होती है, ठीक है। जैसा कि हमने बात की थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में टोटल अगर हम यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 36 ATP रिलीज होते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस में तो टोटल आपके पास थोड़े से ATP यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होंगे। क्रब साइकिल में भी आपके पास कोई थोड़े से ATP रिलीज होंगे, लेकिन ज्यादा जो ATP रिलीज होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होते हैं और वो किससे होते हैं? NADH के मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए। अच्छा, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं पायरोवेट के। अब अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखें तो प्रिपरेटरी फेज के पहले 5 स्टेप्स थे और इसका एंड प्रोडक्ट क्या था? G3P या फिर PGAL, यानी कि फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड या फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ऑक्सीडेटिव फेज का एंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी ग्लाइकोलिसिस खत्म हो रही है तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे पायरोवेट के।
इसके अलावा ये भी कंप्लीट आपके पास होती है 5 स्टेप्स में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन या फॉस्फोराइलेशन, सेकंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, थर्ड वन इज द आइसोमराइजेशन, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके, सो अब हम ग्लाइकोलिसिस को देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से हमारी एटीपी यूज हो रही है और किस तरीके से हमारे एटीपी जो है वो रिलीज हो रही है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज द ग्लूकोज, जिसकी हमने बेसिकली करवानी है ब्रेकडाउन। सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और ग्लूकोज के साथ आके अटैच हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। यहाँ पे ये क्या होगा कि ग्लूकोज हमें पता है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर आके एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जो कि कहां से आया था, एटीपी की ब्रेकडाउन से आया था। सो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। यहाँ पे जो जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो भी साथ लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम भी हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइसोमराइजेशन। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमें पता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, विच हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का हम स्ट्रक्चर देखें, दोनों का फार्मूला तो सेम है C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्लूकोज के अंदर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज के अंदर जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है। अच्छा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अगेन यहाँ पे एक एटीपी को ब्रेकडाउन करवा के इससे फॉस्फेट ग्रुप लेना है, और ग्लूकोज जो है वो अपने साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप को अटैच नहीं कर सकता। इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसकी आइसोमराइजेशन होती है। अब जो फ्रुक्टोज है वो अपने साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर सकता है। सो यहाँ पे ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे अगेन एक और एटीपी जो है वो कंज्यूम होगा, यूज होगा, यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगी इसकी, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और यहाँ पे इस फ्रुक्टोज के साथ आके अटैच हो जाएगा। ये नंबरिंग आपको शो करती है कि किस कार्बन नंबर के ऊपर आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो चुका है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, यानी कि एक फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर है और दूसरा फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 6 के ऊपर है। अब आपके पास ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ब्रेकडाउन होगा। तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक आपका होता है डाइहाइड्रोक्स एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा आपका होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। यहाँ पे मैंने 2 फ्लो चार्ट जो हैं वो किए हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है इसको कि 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल लिखती हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। एक आपके पास होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP और दूसरा आपके पास होता है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, या फिर मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है, G3P का नाम भी हम इसको देते हैं, ठीक है। ये भी वही स्टेप है आपके, जस्ट उन्होंने वहां पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको जो है ना वो अलग अलग करके बताया, तो मैंने दोनों पिक्चर्स अटैच कर दी हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे अगेन विद द हेल्प ऑफ एटीपी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 के अंदर, एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर DHAP के अंदर। अब ये दोनों जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आपको पता है कि एक दूसरे के आइसोमर्स, अगर 2 आइसोमर्स हैं तो वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। अब बेसिकली आगे होता क्या है कि सेल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को फर्दर ब्रेकडाउन के लिए यूज नहीं करता, सिर्फ जो है वो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड को जो है वो फर्दर ब्रेकडाउन के लिए यूज करता है। सो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, ठीक है। आप इसको फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 किस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास जो DHAP बना था वो कन्वर्ट हुआ है अपने आइसोमर के अंदर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो है ना वो प्रिपरेटरी फेज जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है।
कौन सी फेज है? प्रिपरेटरी फेज। और इसको हमने दूसरा नाम दिया था इन्वेस्टमेंट फेज का। क्यों इन्वेस्टमेंट फेज बोला था? क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम हो रहे हैं। एक एटीपी आपका फर्स्ट स्टेप में हुआ है और एक एटीपी आपका ये थर्ड स्टेप में यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो है वो प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो 5 स्टेप्स होंगे वो किसके होंगे? ऑक्सीडेटिव फेज के होंगे। अब इसमें हमारे पास एटीपी यूज नहीं होगी बल्कि एटीपी रिलीज होगी और साथ में आपके पास NADH के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो होगी वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ब्रेकडाउन वगैरह होगी। अच्छा, अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की सबसे पहले यहाँ पे होती है डीहाइड्रोजिनेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, और साथ में फॉस्फोराइलेशन भी होती है। डीहाइड्रोजिनेशन या फिर आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। डीहाइड्रोजिनेशन भी किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। सो ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की होगी ऑक्सीडेशन या फिर डीहाइड्रोजिनेशन। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन जो है वो NAD जो है वो एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये जो आपका ये वाला सारा रिएक्शन होगा ना, ये ट्वाइस होगा, ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे सारे। अच्छा, सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो NAD+ जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, इसने एक्सेप्ट किया। अब प्लस किस चीज को शो कर रहा है कि इसके पास ऑलरेडी जो है वो कमी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, या हाइड्रोजन प्रोटॉन्स आप कह सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास किसके बन गए हैं? NADH के बन गए हैं। अब इसने जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है और इसने हाइड्रोजन को लॉस किया है, ठीक है, रिमूव किया है। सो इसका मतलब है कि इसकी हुई है ऑक्सीडेशन और इसकी हुई है रिडक्शन। सो इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में जो एनर्जी जनरेट होती है उसी एनर्जी को यूज करते हुए आपके पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि ऑलरेडी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था वो आके अटैच हो जाता है इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, ठीक है। यानी कि अब एक फॉस्फेट ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाता है। किस वजह से? जो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को यूज करते हुए ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था वो आके अटैच हो जाता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। 1,3 का क्या मतलब है कि एक फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर है और दूसरा जो है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि ये सारा रिएक्शन आपके पास ट्वाइस चलेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो है वो अब यहाँ से अगेन जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो निकल जाता है, ठीक है। वो फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तो आपका जो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है जो कि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। अब इसका मतलब है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप एक मॉलिक्यूल से निकला है और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर से निकला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ATP के। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, बिस हम क्यों लगा रहे थे? क्योंकि 2 फॉस्फेट थे। अब एक फॉस्फेट निकल चुका है तो ये सिर्फ अब कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर और सिर्फ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, यानी कि अब सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप बच गया है और वो किस कार्बन नंबर के ऊपर है? 3 कार्बन नंबर के ऊपर है। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कार्बन की जो है वो पोजिशन चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ। आपका जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है वो आके अटैच हो जाता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? 2-फॉस्फोग्लाइसरेट का नाम देते हैं। पहले 3-फॉस्फोग्लाइसरेट था, अब ये क्या है? 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपका ये 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, सॉरी 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकल जाता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ADP अगेन एक्सेप्ट करके और कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से 2 फॉस्फोइनोल पायरोवेट थे, इसका मतलब है कि 2 फॉस्फेट ग्रुप निकले हैं और 2 ATP की फॉर्मेशन हुई है। और अब ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट नहीं रहा बल्कि इसके अंदर से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया है तो ये फॉस्फो भी इसके साथ से निकल गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? अब ये पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो ग्लाइकोलिसिस है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप और यहाँ पे साथ में आपकी ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आप देखें ना तो आपकी प्रिपरेटरी फेज के अंदर जो है वो 2 ATP आपके यूज हुए थे, ठीक है, और इसके अंदर आपके एक तो 2 NADH के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुए हैं, 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। इसका मतलब है अगर हम नेट ATP निकालें, ठीक है, ATP निकालें
तो टोटल आपके पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 आपके जो है वो यूज हुए थे प्रिपरेटरी फेज में। इसका मतलब है कि नेट क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। इसका मतलब है कि टोटल ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं एटीपी के, ठीक है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास किसके रिलीज होते हैं, एनएडीएच के रिलीज होते हैं, ठीक है। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है किसका, ग्लाइकोलिसिस का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपके पास जो है ये सारी ऑक्सीडेटिव फेज है, और ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज द पायरुवेट। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप क्रब साइकिल को डिटेल से देखेंगे।